ब्लिजर्ड सिटी से लौटकर झांगी ने न्यू टेक्नोलॉजी लू करेन को दी ताकि वो लेई जेंग और बाई शियाओ को फिर से रीबिल्ड कर सके। लू करेन इतनी एक्साइटेड थी कि खाना भी छोड़ दिया और स्टूडियो में घुस गई। उसने जेनेटिक मेडिसिन भी जो केयर को दी, इनका ध्यान से स्टडी करना, क्योंकि ब्लिजर्ड सिटी में स्ट्रेंथ इन्हीं से बढ़ती है। पर हम रिस्क नहीं लेंगे जब तक सेफ ना हो, फैमिली पर ट्राई नहीं करेंगे। जो केयर ने सिर हिलाया। समय लगेगा, पर मैं ध्यान से करूंगी। तभी उसने बताया, आज शेल्टर में एक म्यूटेंट कॉकरोच मिला है। जो केयर कई सालों से झांगी के साथ थी और उसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो घर की कोई भी अजीब बात उससे जरूर शेयर करती थी, चाहे छोटी हो या बड़ी। जब झांगी ने सुना कि शेल्टर में म्यूटेंट कॉकरोच मिला है, तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। कॉकरोच, ऐसा कैसे पॉसिबल है? शेल्टर का एंटी इंसेक्ट सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, ये पहले ही डिटेक्ट हो जाता। जूकेर ने बताया, लगता है किसी के आने जाने के दौरान अंदर घुस आया होगा। झांगी ने ठंडे दिमाग से कहा, पोस्ट एपोकैलिप्स के बाद इतने सारे जानवर म्यूटेट कर रहे हैं। कॉकरोच तो वैसे भी सबसे जिद्दी जीवों में से एक है। इतनी सी बात पर झांगी की सीरियसनेस देख बाकी फैमिली मेंबर्स थोड़े हैरान थे। फैटी सू हंसते हुए बोला, बॉस, आप तो अब एप्सिलन लेवल के हो, एक कॉकरोच क्या कर लेगा? झांगी ने कहा, भले ही इंसान कॉकरोच से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। ये चीज डिस्गस्टिंग भी होती है और खतरनाक भी। यांग शिनशिन ने भी कहा, ये जीव सब कुछ खा सकता है और अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। अगर इन्हें लाशों से खाना मिलने लगे तो इनका फैलाव अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। झांगी और जो केयर एक साथ बोले, बिल्कुल वैसा ही जैसे राइट प्लेग के टाइम हुआ था। झांगी ने कहा, चाहे मैं एप्सिलन लेवल पर हूं, लेकिन हजारों म्यूटेटेड इंसेक्ट्स को अकेले संभालना पॉसिबल नहीं होगा। शेल्टर तो सेफ है, लेकिन अब और अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही झांगी ने बाकी सभी बेसिस को इंसेक्ट अलर्ट भेजने का इंस्ट्रक्शन दिया। सबने बात को सीरियस लिया, क्योंकि सब जानते थे कि झांगी कभी बिना वजह पैनिक नहीं करता। ग्रीन क्रीपर बेस में शिंग तियान ने बिना कोई सवाल किए सारे ऑर्डर्स फॉलो किए। वहीं यंग शिंग बेस में शियाओ होंगलियन ने झूके छिंगटिंग को टास्क दिया। पर चाओयू बेस में चेन चिंगुआन ने इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई। उन्होंने सोचा, सिर्फ एक कॉकरोच की वजह से इतना टेंशन, बॉस जांग शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। चाओयू बेस सी फिशिंग पर डिपेंड करता था और बेस हमेशा खुला रहता था, जिससे क्लीनिंग करना मुश्किल होता था। चेन ने बस सरफेस लेवल सफाई करवाई। फिर कुछ दिन तक पूरे त्यानहाई सिटी में सब शांत रहा। झांग ये भी कुछ समय के लिए आराम करने लगा, लेकिन इस टाइम भी झांग ये आइडल नहीं रहा। एप्सिलन बनने के बाद उसकी पावर्स काफी बढ़ चुकी थी, पर उसको और रिफाइन करना जरूरी था। स्वॉर्ड प्रैक्टिस, क्लोज कॉम्बैट और पावर्स की ट्रेनिंग वो डेली करता। इंप्रूवमेंट अब सिर्फ ऑरिजिन से ही पॉसिबल था, इसलिए सेल्फ ट्रेनिंग जरूरी थी। इस दौरान वो बाकी लोगों की पावर्स भी बढ़ाने में लगा रहा। ब्लिजार्ड सिटी से लाई गई टेक्नोलॉजी और सोर्स एल्व्स की हेल्प से सभी की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ रही थी। सबसे फास्ट प्रोग्रेस लियांग यूए ने किया, क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी। दूसरे नंबर पर अंकल यू था, जिसने सोर्स फ्रैगमेंट से डेल्टा लेवल हासिल कर लिया था। चाहे वो झांगी जितना पावरफुल ना बन पाए, पर मेहनत में वो किसी से कम नहीं था। अंकल यू को पता था कि उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उम्र से वो सिर्फ 40s के थे, लेकिन शेल्टर में थोड़े बूढ़े लगते थे। जब झांगी ने उन्हें सोर्स ऑफ गॉड का फ्रैगमेंट दिया, तो वो बहुत आभारी हुए और ठान लिया कि कभी उसे निराश नहीं करेंगे। वो हर दिन जी जान से ट्रेनिंग करते। कुछ महीनों में उनका एबिलिटी इंडेक्स 7000 तक पहुंच गया, जो इन्वेस्टिगेशन टीम में एक एलीट लेवल होता है। इसके मुकाबले फैटिसू बहुत सुस्त था, मोटा था और भागना भी मुश्किल था। पर अंकल यू उसे बर्फ में दौड़ाते, जिससे फैटी की हालत खराब हो जाती। झांगी ने उसकी हालत देखकर भी रहम नहीं किया। उल्टा अंकल यू को बोला कि ट्रेनिंग और बढ़ा दो। फैटी का टैलेंट अंकल यू से बेहतर था, पर वो डरपोक और लेजी था,
इसीलिए उसका स्कोर बस 6,800 रहा। झांगी ने कहा, थोड़ी फिजिकल फिटनेस और बैटलफील्ड पर डॉजिंग सीख लो तो तुम और स्ट्रांग बन सकते हो। थके हुए फैटी ने कहा, बॉस, मैं तो यूजलेस पैदा हुआ हूं, क्यों ना मैं स्नाइपर की तरह पीछे रहूं। झांगी ने सुना और सीधा एक भारी एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल उसकी गोद में फेंक दी, करीब 15 किलो की। अब इसे उठाकर दौड़ो। फैटी का चेहरा हरा पड़ गया। झांगी ने अंकल यू से कहा, अब तुम पुराने स्क्वाड लीडर की तरह इसे ट्रेन करो। अंकल यू ने झट से हां कहा और फैटी को उठाकर बाहर ले गया। 10 किलोमीटर भी नहीं दौड़े और मरियल कुत्ते की तरह लेटे हो। आज 20 किलोमीटर नहीं दौड़े तो खाना नहीं मिलेगा। झांग यी ने सिर हिलाया। इतनी सख्त ट्रेनिंग जरूरी थी, वरना फ्यूचर में जान बचा पाना मुश्किल होता। उधर जो केयर ने चाय लाकर पूछा, फिर से फैटी को डांट रहे हो? अब जो केयर की हेल्थ और जेड के डॉक्टर वाली एबिलिटीज भी बढ़ रही थीं, पर उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, लगातार प्रैक्टिस जरूरी थी। लिविंग रूम में हु हुआ और बड़ा टोटोरो खेल रहे थे, जो दिखने में बहुत क्यूट था, पर लड़ाई में कैप्टन लेवल एलियन जैसा खतरनाक भी। अब हु हुआ भी इप्सिलन लेवल के करीब था। उसका इंडेक्स 9,800 हो गया था। शुरुआत में टोटोरो बहुत अकड़ता था, पर हु हुआ ने एक दो थप्पड़ों में उसे सीधा कर दिया। झांगी ने पूछा, इसका रिसर्च में कुछ निकला? जो केर ने कहा, इसकी ब्लड बाल सब देखा, म्यूटेट हो चुका है। कौन सी स्पीशीज है पहचान नहीं पा रही, पर 30% जीन इंसानों से मैच करता है। झांगी ने अंदाजा लगाया, शायद इसलिए ये टॉक्सिन से नहीं डरता, क्योंकि इसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। जो केयर ने कहा, और कुछ अजीब जीन इसमें दिखे हैं जो किसी भी जीव से मैच नहीं करते। झांग ये सोच में पड़ गया, शायद ये फॉग वैली के एबिस वाले मॉन्स्टर से जुड़ा हो, या फिर अंडरग्राउंड से आया हो। अब जबकि उसने कई अजीब म्यूटेशन देख लिए थे, तो कुछ भी पॉसिबल लगने लगा था। 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इन महीनों में तियानाई सिटी में कुछ खास नहीं हुआ। झांगी ने कुछ समय तक लू दहाई को ट्रेन किया, फिर उसे वापस चाओयू बेस भेज दिया। उसका प्लान था कि लू दहाई को ट्रेन करके धीरे धीरे चेन जिंगुआन की जगह दिलवाए। लू की ताकत जल्दी बढ़ाने के लिए उसने डेंग फैमिली से मिली दवा दी। लू दहाई बेहद आभारी था। बोला, मिस्टर जांग, अब से मैं आपका कुत्ता हूं। जान भी चली जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो जमीन पर सच्चे मन से सिर झुकाकर बोला, उसे पता था कि उसके पास देने को बस अपनी जान है। यही जुआरी की सोच थी, जीते तो सब कुछ, हारे तो बस जान। झांगी ने कहा, तुम्हें चेन जिंगवान के नीचे सेकंड इन कमांड बनाऊंगा। वो तुमसे डरेगा, दबाएगा, लेकिन तुम सब बर्दाश्त करना, कोई बगावत मत करना। अगर वो बेस संभालता है तो उसका साथ देना, पर अगर वो नाकाम हो गया तब तुम तैयार रहना उसकी जगह लेने के लिए। वो लू को इसलिए तैयार कर रहा था कि अगर कभी समुद्र से खतरा आया तो चेन अकेले न संभाल पाए, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो वो किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं था। लू ने झट से हामी भरी। झांगी ने मुस्कुराकर उसे उठाया और सख्ती से समझाया, अगर चाओयू बेस में कोई गड़बड़ हुई तो मैं सीधा तुम्हें और चेन को खत्म कर दूंगा, सबूत नहीं ढूंढूंगा। लू का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे लगा अब वो वाकई भारी जिम्मेदारी में है। झांगी ने दूर बर्फ में झांकते हुए कहा, प्रमोशन के दो तरीके होते हैं, या तो ऊपर वाले को और ऊपर चढ़ाओ या उसे हटाओ, लेकिन दूसरा तरीका बस एक बार चलता है, फिर ऊपर के लोग भी तुमसे डरने लगते हैं। लू दहाई ने सब समझ लिया। अगर उसने चेन को हटाया तो झांग यी भी कभी भरोसा नहीं करेगा। मिस्टर झांग, मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। लू ने कसम खाई। झांग यी ने सिर हिलाया और उसे छाओयू बेस ले गया। वहां चेन जिंगुआन ने डरते हुए स्वागत किया। बॉस, खुद आने की क्या जरूरत थी? झांगी ने लू की तरफ इशारा किया। इसे मैंने ट्रेन किया है, अब ये तुम्हारा डिप्टी बनेगा। ये डेल्टा लेवल म्यूटेंट है, फाइटिंग स्किल अच्छी है। फिर कान में फुसफुसाकर बोला, तुम्हारी ताकत सीमित है, इसे सही से यूज करना सीखो, जैसे जू जेंग या चेन सिनियन करते हैं। ये सब सुनकर चेन समझ गया कि लू को नुकसान पहुंचाना मतलब खुद को खतरे में डालना। आपका फैसला सही है बॉस, चेन बोला। भाई दहाई, अब हम साथ काम करेंगे, उसने मजबूरी में कहा।
जी भाई, मैं आपके अंडर ही काम करूंगा, लू ने विनम्रता से जवाब दिया। इसके बाद झांगी ने चेक किया कि म्यूटेंट जानवरों के खतरे से जुड़ी तैयारी कैसी चल रही है। चेन बोला, सब तैयार है, कोई भी कीड़ा, सांप या चूहा अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, झांगी बोला, मैं हर वक्त ध्यान नहीं रख सकता, अपनी जान खुद देखनी है। फिर वो डायमेंशनल डोर से चला गया। चेन और लू एक दूसरे को देख रहे थे, ऊपर से हंस रहे थे, अंदर से दोनों एक दूसरे को खतरा मान रहे थे। चेन को साफ लग रहा था लू को भेजा गया है उसे हटाने के लिए। जहां झांगी की नजर नहीं पहुंचती थी, तियानाई सिटी के नीचे धीरे धीरे खतरे की लहरें उठ रही थीं। ये सबसे ठंडी सर्दी थी, बाहर इतनी जोर से बर्फ गिर रही थी कि दूर तक कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन शेल्टर के अंदर सब कुछ शांत और गर्म था। फायरप्लेस में आग जल रही थी। वाह वाह और बिग टोटरो अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों प्यारे पेट्स पूरे घर में मस्ती कर रहे थे, ऊपर से लेकर बेसमेंट तक। यांगसिया और आंटी हाई में किचन में नए फेस्टिवल स्नैक्स बनाने की तैयारी में लगी थी। फैटी शू को अंकल यू ने ट्रेनिंग ग्राउंड में जोरों की ट्रेनिंग दी थी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। बाहर की दुनिया और शेल्टर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। लेकिन दूर एक बर्फीली दरार से एक नीला तिलचट्टा निकला। उसके शरीर पर फ्रॉस्ट की परत थी और वो दूर से शेल्टर को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर नीचे लौट गया, सीवेज लाइन में, जहां पहले से हजारों कॉकरोच जमा थे। उस नीले कॉकरोच ने जैसे सबको सिग्नल दिया और फिर ये पूरी आर्मी चुपचाप शेल्टर को बायपास करके दूसरी तरफ बढ़ गई। उसी दिन भारी बर्फबारी ने पूरे शहर को रोक दिया। लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन तीनों बेस में काम अभी भी जारी था। ठंड में भी सबको काम करना जरूरी था, वरना बर्फ बेस को ढंग देती और मुसीबत हो जाती। चाओ यू बेस के लोग भी बर्फ साफ कर रहे थे। लुदाहाई और चेन जिंगुआन आसपास निगरानी कर रहे थे। चेन खुद को एजुकेटेड अफसर मानता था, इसलिए सीधे चिल्लाने से बचता और ऑर्डर दूसरों से दिलवाता। वहीं लू दाहाई खुलकर मेहनत कर रहा था। झांगी की बातें याद रखकर वो पूरे मन से चेन का साथ दे रहा था। हालांकि चेन उस पर भरोसा नहीं करता था और जानबूझकर उसे मुश्किल काम देता था, लेकिन लू हमेशा शांत रहता। एंट्रेंस के पास की बर्फ पहले साफ करो, लू दहाई ने चिल्लाया। वर्कर्स मन ही मन गालियां देते हुए काम कर रहे थे, लेकिन डर के कारण कोई सुस्त नहीं हो रहा था। तभी एक वर्कर ने जब बर्फ हटाई तो वहां एक काला सुराख निकला। जैसे ही वो पास गया, एक इंसान के सिर जितना बड़ा कॉकरोच उसके चेहरे पर कूद पड़ा और उसकी स्किन फाड़ दी। वो वहीं गिर गया। फिर उस गड्ढे से सैकड़ों कॉकरोच बाहर निकलने लगे। कुछ ने उड़ना शुरू कर दिया और वर्कर्स पर हमला किया। लोग चीखते हुए भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लू दाहाई को झांगी की चेतावनी याद आई। तब चेन ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। अब सबके सामने खतरा खड़ा था। ब्लॉक फायर, किसी भी कीमत पर बेस के पास मत आने दो, लू ने चिल्लाया। उसकी आंखों में ब्राउन चमक आई, शरीर पर स्केल्स उगाए और दोनों हाथों से हड्डी की तलवारें निकल आईं। उसने पिस्टल निकाली और कुछ कॉकरोच शूट किए। बाकी गार्ड्स भी उसके साथ जंग में कूद पड़े। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि बेस के ज्यादातर लोग बाहर निकलकर स्नो साफ करने में लग गए थे। लेकिन अचानक आए कॉकरोचों के सैलाब ने सबको चौंका दिया। लू दहाई की लीडरशिप में गार्ड्स ने तुरंत हथियार निकाले और अटैक शुरू कर दिया। पीछे खड़े चेन झिंगुआन ने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। 14 साल से छोटे बच्चे तुरंत शेल्टर में छुप जाएं, गार्ड्स एंट्रेंस पर डट जाएं, इन्हें अंदर नहीं घुसने देना। फ्लेम थ्रोवर रेडी करो। चेन के दिल में डर बैठ गया था। चाओ यू बेस वैसे ही कमजोर था। पिछले युद्धों में 70% से ज्यादा डिफेंस फोर्स खत्म हो गई थी। अब उसे ज्यादा पछतावा हो रहा था। अगर उसने झांग यी की बात सीरियसली ली होती तो आज बेस तैयार रहता। सारे लोग मेरे साथ आओ, इन्हें यहीं रोकना होगा। चैन ने अपनी पिस्टल निकाली और कॉकरोचों पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनट में दर्जनों वर्कर्स कॉकरोच अटैक में गिर चुके थे। हेवी फायर आर्म्स यूज करो, ग्रेनेड्स फेंके गए। एक एक ब्लास्ट से कॉकरोच साफ हो रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड में फिर भर जाते। कुछ कॉकरोच तो 2 मीटर तक लंबे हो चुके थे, जैसे मॉन्स्टर्स। फ्लेम थ्रोवर, ग्रेनेड
और रॉकेट ही असरदार हथियार थे। लू दहाई ने झांगी का दिया इंजेक्शन लिया था और उसकी ताकत 6000 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी बोन ब्लेड से बड़े कॉकरोचों पर वार किए। छोटे कॉकरोच उतने खतरनाक नहीं थे, पर बड़े वाला इंसानों को खा सकते थे। जल्दी ही डिफेंस लाइन टूटती गई और छोटे कॉकरोच शेल्टर के अंदर तक घुसने लगे। फ्लेम थ्रोवर से निकली आग की लपटों में हजारों कॉकरोच जल गए, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ सोल्जर्स के पैरों पर कॉकरोच चढ़ गए। एक सोल्जर तो चीखते हुए गिर पड़ा और उस पर हजारों कॉकरोच चढ़ गए। चेन झिंगुआन ने उसे गोली मारकर मुक्ति दी। सर पीछे हटते हैं, एक गार्ड ने घबराकर कहा। चेन की आंखें लाल हो गईं। अगर वो अब भागा तो बाकी सब मारे जाएंगे और झांगी उसे कभी माफ नहीं करेगा। कोई पीछे नहीं हटेगा। फैमिली को बचाना है तो यहीं रुकना होगा। बच्चों को पहले अंदर भेजो, फायर कंसंट्रेट करो। उसने ग्रेनेड फेंका और फिर झांगी को कॉल किया। बॉस, हेल्प, हम हार रहे हैं। झांगी ने जैसे ही सुना कॉकरोच, वो चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि खतरा इतनी जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन चाओयू बेस उसकी फिशिंग और पोर्ट यूनिट थी। उसे बचाना जरूरी था। रुको, मैं आ रहा हूं। जहांगीर स्विश की आवाज के साथ गायब हो गया। उधर बेस में हालात और खराब थे। छोटे कॉकरोचों के ऊपर अब गाय बकरी जितने बड़े कॉकरोच उड़कर लोगों पर अटैक कर रहे थे। लूदाहा, चेन और गार्ड्स ने बहुत कोशिश की। कई कॉकरोच मारे, पर हर बार नई लहर आ जाती। तभी जमीन के नीचे से धमाका हुआ और 3 मीटर लंबा एक विशाल कॉकरोच बाहर निकला। उसकी बॉडी गंदे पीले रंग की थी, जबड़े नुकीले, और सीधा सोल्जर्स की ओर झपटा। चैन और लू दहाई समझ गए, अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग है। बर्फ के नीचे से निकले इन विशाल म्यूटेंट कॉकरोचेस ने आते ही कहर मचा दिया। उनके तेज पंजे और जबड़े एक ही झटके में सैनिक का सिर फाड़ देते और उसका ब्रेन चूस लेते। ये जीव बस दिमाग खाते थे और बाकी शरीर तुरंत बाकी कॉकरोचेस खा जाते। कुछ ही सेकंड में 7-8 सैनिक मारे गए। फ्लेम थ्रोवर, गोली और ग्रेनेड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। चेन जिंगवान ने गुस्से में आकर कहा, अब मैं देखता हूं इसे। वो जाइंट कॉकरोच पर झपट पड़ा और अपनी रबर मैन एबिलिटी से उसे लिपट कर जकड़ लिया। धीरे धीरे उस कॉकरोच का शेल चटकने लगा, लेकिन तभी कॉकरोच के शरीर से पीली जहरीली गैस निकली जो चेन ने इनहेल कर ली। उसका चेहरा काला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय जाइंट कॉकरोच उस पर वार करने ही वाला था कि झांगी वहां पहुंच गया। हवा में तैरते हुए उसने स्नैप किया और वॉइड ब्लेड से उस मॉन्स्टर को काट दिया। झांगी ने चेन को फौरन बचाया और एक डायमेंशनल गेट शेल्टर के बाहर खोला। जल्दी अंदर आओ। उसने व्हाइट ऑल निकाला और ब्लैक बीम से एक के बाद एक बड़े कॉकरोच को खत्म करता गया। छोटे कॉकरोचेस को उसने जानबूझकर एलियन स्पेस में जाने दिया, जिससे वो इंसानों से अलग हो सके। कुछ ही मिनटों में सब लोग शेल्टर में सेफ हो गए। अब झांगी ने क्लीनिंग शुरू की। व्हाइट ऑल से एनर्जी वेव निकालते हुए वो पूरे मैदान को साफ करता गया। हर वॉइड शॉट से दर्जनों कॉकरोच मिट जाते, जैसे किसी ने इरेजर चला दी हो। 1 मिनट बाद चाओयू बेस के सामने का इलाका शांत हो गया। सिर्फ थोड़े से कॉकरोचेस बाकी थे, जिन्हें सोल्जर्स ने फ्लेम थ्रोवर से खत्म कर दिया। लूदाहाई और बाकियों ने झांगी को सैल्यूट किया। वो सब उसे भगवान की तरह देख रहे थे। झांगी ने आखिर में शेल्टर का बैरियर हटाया और शांत भाव से अंदर चला गया। चेन जिंगवान अब भी बेहोश था। उसका शरीर जहरीली गैस से संक्रमित हो चुका था। झांगी ने मरते हुए चेन जिंगवान को देखा और भौहें सिकोड़ी। उसने एलियन स्पेस से एंटीडोट और एंटीबायोटिक्स निकाली और डॉक्टर के पास लुढ़कते हुए पहुंचा। बेस के डॉक्टर ने तुरंत दवा देकर इलाज शुरू कर दिया। क्या बचाया जा सकता है? झांगी ने पूछा। एक डॉक्टर ने कहा, जनरल को सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमारे पास जरूरी फैसिलिटीज नहीं है। झांगी ने कहा, रुको, और जल्द ही जो केयर को ले आया। जो केयर ने अपनी मेडिकल गियर पहन ली और चेन जिंगुआन का एक्सरे जैसे व्हाइट लाइट से जांच शुरू की। सही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसने एक्सपर्टी तरीके से दवा दी और थोड़ी देर बाद चेन के चेहरे से काला रंग हट गया, पर वो बहुत कमजोर लग रहा था। आंखें खुलते ही उसने शर्मिंदा होकर कहा, बॉस, माफ कीजिए।
झांग यी ने कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि टियानहाई सिटी के जॉम्बी वेव से भी कुछ नहीं सीखा। फिर उसने लू दहाई की ओर देखा और कहा, अब से छाओयू बेस की कमांड लू दहाई संभालेगा, चेन डेप्यूटी रहेगा। लू दहाई ने उत्साहित होकर जवाब दिया, यस सर। पर झांग यी ने सख्ती से कहा, यह टेम्परी है, अच्छा काम नहीं किया तो बदल दूंगा। उसी समय उसे जाओ होंगलियन और शिंग टियान की रिपोर्ट्स मिली। उनके बेस पर भी कॉकरोच स्वार्म्स का हमला हुआ था। जाओ होंगलियन ने कहा, आपके अलर्ट से हम रेडी थे, कोई नुकसान नहीं हुआ। शिंगटियान का भी जवाब सिमिलर था, चेंजिंग गुआन। हॉस्पिटल बेड पर और भी शर्मिंदा हो गया। बाद में जांगी शेल्टर लौट आया, सोच में डूबा रहा। जो केयर ने पूछा, क्या हुआ? झांगी ने कहा, तीनों बेस पर एक साथ अटैक है। या तो कोई इंटेलिजेंट म्यूटेटेड क्रीचर इसे कंट्रोल कर रहा है, या कोई ह्यूमन इसे प्लान कर रहा है। और ये बेस बचा कैसे रह गया? जो केयर बोली, कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है? झांगी बोला, शायद, शायद नहीं। मैं ओवरथिंक करता हूं, पर अभी कुछ तय नहीं कह सकता। आज झांगी इप्सिलन लेवल म्यूटेंट बन चुका है, दुनिया के टॉप स्ट्रॉन्गमैन में एक। पर फिर भी कुछ दुश्मन है। फॉग वैली की ट्रिप में कई देशों से दुश्मनी ले ली थी। ईस्ट चाइना सी के कुछ लोग भी उसे नफरत करते हैं। क्या ये जू जेंग हो सकता है? वो बड़बड़ाया। जो केयर ने तुरंत फैमिली मेंबर्स को बुलाया डिस्कशन के लिए। कॉकरोच वेव की बात सुनकर सब घबरा गए। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से कॉकरोच ठंड में नहीं बचते, फिर अचानक इतना बड़ा स्वार्म कैसे? झांगी ने कहा, म्यूटेशन ही आंसर है। एक भी कॉकरोच अगर कोल्ड रेजिस्टेंट बन गया तो वही जीन आगे फैल जाता है। और अगर खाना मिल गया तो एक जोड़ी कॉकरोच लाखों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। म्यूटेंट कॉकरोच देखकर सब चौंके नहीं। जब इंसान म्यूटेट कर सकते हैं तो जानवर, पौधे और कीड़े भी कर सकते हैं। झांगी के घर में भी दो म्यूटेंट क्रिएचर हैं, इसीलिए यह नया नहीं था। पर इस बार कॉकरोच बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन में थे। यह खतरनाक था। जॉम्बीटाइड एंड राइट स्वॉर्म की यादें अभी भी सबके दिल में थीं। यांग शिनशिन ने कहा, मुझे लगता है कोई इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तीनों बेस पर एक साथ अटैक, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जांगी ने सिर हिलाया, पर समझ नहीं आ रहा कौन होगा। अगर दुश्मन बदला लेना चाहता तो कॉकरोच से नहीं करता। अब तो बस एक ही रास्ता है, पहले इस कॉकरोच टाइड को रोकें। यांग बोली। झांगी ने सोफे पर हाथ बांधे और कहा, पेस्ट कंट्रोल मेरा फील्ड नहीं है। इतिहास में इंसान हजारों साल से इनसे लड़ रहे हैं, पर अब ये टियानहाई सिटी में कहर मचा रहे हैं। झांगी ने फैमिली के साथ मिलकर प्लान बनाया। पेस्टिसाइड्स तो हैं, पर म्यूटेशन की वजह से शायद बेअसर हों। फ्लडिंग भी सॉल्यूशन नहीं। थोड़े मरेंगे, पर खत्म नहीं होंगे। आखिरकार उन्होंने ब्लीजर्ड सिटी से मदद मांगी। जू जेंग ने मदद का मैसेज पाकर हंसते हुए कहा, पेस्ट कंट्रोल हमारा एक्सपर्ट काम है। कुछ ही देर में टेंगू स्क्वाड के साथ एक प्रोफेशनल टीम टियानहाई पहुंची। उन्होंने पहले म्यूटेंट कॉकरोच पकड़े, फिर उनके लिए खास मेडिसिन बनाई। ये जेनेटिक ड्रग्स थे, डायरेक्ट नहीं मारते, पर रिप्रोडक्शन रोक देते हैं। कॉकरोच 7 दिन में मर जाते और इस बीच जोड़े से मिलकर ड्रग फैला देते। झांगी ने कहा, कमाल है, इन्हीं की रिप्रोडक्शन सबसे बड़ा हथियार था। अब वही उनकी कमजोरी बनेगा। थोड़े ही समय में शहर से कॉकरोच गायब हो गए। झांगी ने कहा, हर स्क्रू सही जगह लगे तो इप्सिलन लेवल म्यूटेंट से भी ज्यादा काम कर सकता है। टीम ने जाते समय कांटेक्ट छोड़ा और कहा, कभी जरूरत हो तो बुला लेना। आखिर में झांगी ने पूछा, ये कॉकरोच ड्रग के खिलाफ रेसिस्टेंट हो सकते हैं? एक्सपर्ट ने हंसते हुए कहा, जब तक जेनेटिक लेवल पर भारी म्यूटेशन न हो, ये दवा असरदार रहेगी। झांगी ने गंभीरता से कहा, तो फिर ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मतलब कोई जानबूझकर कर रहा है। उधर पश्चिमी पहाड़ियों में एक गुफा में एक बदबूदार लैब में पागल साइंटिस्ट चिल्लाया, मेरे कीड़े मार दिए उसने। पर अब वो और भी स्ट्रांग होंगे, तियानहाई में खाना बहुत है। उसने अजीब दवाएं मिलाई और एक कॉकरोच को बोतल में डाला। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में 8 एक्स्ट्रा पैर निकल आए, रंग डार्क ग्रीन हो गया और बोतल फट गई। कॉकरोच बलगम से भरा बाहर निकल गया।
वो पागल हंसते हुए बोला, अब मैं ऐसे बग बनाऊंगा जो कोई मार नहीं पाएगा। झांगी, तैयार हो जा। कॉकरोच टाइड गायब होने के 10 दिन के अंदर ही दोबारा टियानहाई सिटी के अंडरग्राउंड से निकल आई। इस बार सीधा सुपरमार्केट्स, फैक्ट्रीज और तीनों बेस के आसपास के पॉइंट्स पर हमला हुआ। यहां तक कि झांगी ने जब एक सुबह आंख खोली तो देखा लुजियांग नदी के पार शूजिया टाउन पर भी कॉकरोच का कब्जा हो चुका था। फिर से आ गए, जैसा मैंने सोचा था, कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। ऐसे नेचर विरोधी बिहेवियर का मतलब इंसानी दखल है। शुक्र है पिछले साल झांगी ने ज्यादातर जरूरी सामान पहले ही जमा कर लिया था, पर यह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने तुरंत ब्लिजर्ड सिटी के पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स को फिर बुलाया और टेंगू स्क्वाड से सेफ्टी के लिए कहा। कुछ ही घंटों में एक्सपर्ट्स पहुंचे। इतनी जल्दी जेनेटिक ड्रग्स फेल होना नॉर्मल नहीं है, एक्सपर्ट ने कहा। कॉकरोच फिर एक्टिवेट हो चुके थे और इससे यह क्लियर था कि कोई बैकग्राउंड में प्लान कर रहा है। झांगी ने कहा, मुझे पता है आपने पिछली बार अच्छा काम किया, लेकिन हमें फिर से शुरू करना होगा। एक्सपर्ट्स ने नए कॉकरोच पकड़े और जांच के बाद बताया, ये पहले वाले से बिल्कुल अलग हैं, पूरी तरह म्यूटेट हो चुके हैं। क्या इतनी जल्दी इतना बड़ा म्यूटेशन पॉसिबल है? झांगी ने पूछा। नेचुरल नहीं, पर ह्यूमन इंटरवेंशन से हाँ। अब झांगी को यकीन हो गया कि कोई इंसान ये सब करवा रहा है। उन्होंने एक्सपर्ट्स और बेली चांगचिंग से कहा, आप लोग कुछ दिन यहीं रहिए और मेरी हेल्प कीजिए। फिर उन्होंने यांग शिनशिन को बुलाया। हमें अब पता करना होगा कि ये सब कर कौन रहा है और क्यों। यांग शिनशिन बोली, मकसद है कैओस। वो टियानहाई सिटी में अफरा तफरी चाहता है। भाई, आप तो स्ट्रांग हो, पर बाकी बेस अभी भी कमजोर है। आप हर जगह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर वो आप पर नहीं वार कर सकता तो आपके करीबी लोगों को टारगेट करेगा। झांग ये समझ गए, मतलब वो लोग जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करता हूं वही उसकी असली टारगेट है। यांग ने कहा, उसका मकसद है आपको तकलीफ देना, भले ही वो आपको मार न पाए। इसलिए झांगी ने बीते महीनों में शेल्टर के लोगों की ट्रेनिंग पर बहुत फोकस किया था। तीनों बेस से उनकी पर्सनल अटैचमेंट भले कम हो, पर डिस्ट्रक्शन उन्हें भी तकलीफ देगा। केओन्स सच में इंटरेस्टिंग चाल है, झांगी ने कहा, पर अब वो थोड़ा परेशान थे। डार्क में छिपा दुश्मन, कॉकरोच जैसे हथियार, इससे निपटना आसान नहीं। जॉम्बी तो आग से जल सकते हैं, पर कॉकरोच अगर एक जोड़ी भी बच गई तो फिर से अरबों बन सकते हैं। तभी किसी ने कंधे पर हल्के से हाथ रखा। भाई, चिंता मत करो, मैं हूं ना। झांगी ने यांग शिनशिन की ओर देखा, जो उसे शांत कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, जो सामने नहीं आता वो डरता है। इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बस एक जोकर है। डर तो उसे होना चाहिए, आपको नहीं। टाइम हमारे साथ है, बस स्टोरी को आगे बढ़ने दो। झांगी का बेचैन मन शांत हो गया। तुम ठीक कह रही हो, दुश्मन ने हल्का सा कैओएंस क्रिएट किया है, लेकिन असली नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब तक वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, हम वेट कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक झांगी ने पेस्ट कंट्रोल टीम को कॉकरोच खत्म करने में लगा दिया। कॉकरोच जरूर परेशान करने वाले थे, लेकिन इतने जल्दी म्यूटेट नहीं हो सकते कि खतरा बने। टेंगू टीम भी भले ही झांगी के सामने वीक लगे, लेकिन बाकी जांगनान रीजन में वो काफी टैलेंटेड थे। थोड़े ही टाइम में तियानहाई सिटी से कॉकरोच वेव को फिर दबा दिया गया। ये वैसा ही था जैसे किचन में बार बार कॉकरोच मारना, कुछ खत्म होंगे, कुछ फिर आ जाएंगे। झांगी और यांग शिनशिन लगातार सिटी की मॉनिटरिंग कर रहे थे, ताकि कॉकरोच नेस्ट की लोकेशन ट्रेस कर सके। मैपिंग और मूवमेंट पैटर्न से अनुमान लगाना था। एक दिन यांग शिनशिन लैपटॉप लेकर आई और बोली, भाई, कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। क्या नेस्ट मिल गया? नहीं, बल्कि मैंने देखा कि एक जगह है जहां कॉकरोच गए ही नहीं। मैप पर दिखे एक एरिया पूरी तरह क्लीन था। एक तो शेल्टर था जो खुद झांगी के कंट्रोल में था, दूसरा गाओयुआन विलेज टियानाहाई सिटी के बिल्कुल किनारे पर। यह एक रूरल एरिया था, दूर और शांत। सिटी के आसपास ऐसी जगहें होती हैं जहां लोग शायद कभी जाएं भी नहीं। इंटरेस्टिंग, मैं वहां जाना चाहता हूं। भाई, ये ट्रैप हो सकता है। चिंता मत करो,
मुझसे ज्यादा सेफ कोई नहीं चलता। झांगी ने खुद को फुल आर्मर में रेडी किया, ब्लैक कॉम्बैट सूट, कस्टम गियर और सभी वेपन्स की डबल चेकिंग। फिर उसने वाह वाह को पुकारा, म्याऊ, मास्टर बाहर जा रहे हो, तू यहीं रह और सबको प्रोटेक्ट कर। मेरे बाद तू ही सबसे स्ट्रांग है। वाहवा ने सिर हिलाया और विंडो की तरफ चौकन्नी नजर से देखने लगी। इसके बाद झांग यी ने लियांग युए को साथ चलने को कहा। उसने चुपचाप व्हाइट कॉम्बैट सूट पहना, काले ग्लव्स और भारी टांग स्वॉर्ड लॉन्गमिंग लिया। चलो, उसने कहा। झांगी ने डायमेंशनल डोर ओपन किया और दोनों गांव युआन विलेज पहुंच गए। 10 दिन पहले जब कॉकरोच टाइड शुरू ही हुई थी, गांव युआन विलेज तियानहाई सिटी के आउटर साइड पर एक छोटा लेकिन कामकाजी गांव। ये गांव सिटी को सब्जियां और जरूरी चीजें सप्लाई करता था। आइस एज के बाद यहाँ के लोग स्टोर्ड सैमन और फार्मिंग से सरवाइव कर रहे थे। सिटी से दूर होने के कारण न तो जॉम्बी अटैक हुआ और न ही झांगी से टकराव। लेकिन कॉकरोच ने यहां भी दिक्कतें पैदा कर दी थीं। वो फूड स्टोरेज को टारगेट करते थे, लोगों को नहीं। गांव के लोगों का लिमिटेड खाना अब खत्म होने के कगार पर था। गांव त्यानवू, गांव का चीफ बहुत परेशान था। अगर 2 हफ्ते में खाना नहीं मिला तो गांव में रायट्स, चोरी या और भी बुरा हो सकता है। इतिहास गवाह है, भूख में लोग क्या क्या कर बैठते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो गांव युआन विलेज बच नहीं पाएगा। गांव त्यानवू, गांव युआन विलेज का चीफ अपने छोटे से ऑफिस में बैठा गहरी सोच में डूबा था। खाने की किल्लत अब सिर पर आ चुकी थी। उसे पता था कि अगर आधे महीने में फूड नहीं मिला तो गांव टूट जाएगा। आखिर दुनिया के खात्मे के बाद खेती करना आसान नहीं था। कुछ लोग लकड़ी पर फंगस उगाना जानते थे, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। चावल, आटा, तेल जैसी जरूरी चीजें अब खत्म होने को थीं। उन्होंने टियानहाई सिटी से रिसोर्स लाने की सोची थी, लेकिन वहां की हालत देखकर मायूसी ही हाथ लगी। वहां के इलाकों पर बड़े बड़े ग्रुप्स का कंट्रोल था, हथियारों से लैस और बहुत ताकतवर। उनसे टकराना मौत को बुलावा देना था। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। आ जाओ, गांव तियानवू ने कहा। अंदर आया उसका छोटा भाई गांव चांगवांग, जो हमेशा गांव की मदद में लगा रहता था। भाई, हमने आसपास के 10 मील तक का इलाका खंगाल लिया है, कुछ बचा ही नहीं। इस बार दूर तक गए, लेकिन बर्फ ने सब ढक दिया है, कुछ दिखा ही नहीं। गांव त्यानवू की चिंता और गहरी हो गई। स्नो तो पिछले साल से लगातार गिर रही थी। कौन जाने कितनी मोटी परतों में सामान दब चुका हो। इंसानी ताकत से वो सब निकालना नामुमकिन था, भले ही वो म्यूटेंट ही क्यों ना हो। और भी बुरा ये है, चांगवांग बोला, कल रात कुछ लोग खाना चुराने की कोशिश कर रहे थे। सजा दें क्या? नहीं, त्यानवू ने सिर हिलाया। वो डर के मारे ऐसा कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए। उन्हें मारकर क्या साबित करेंगे? लेकिन भाई, चांगवांग बोला, अगर सबने यही किया तो गांव में दंगा हो जाएगा। गांव त्यानवू कुछ पल सोचता रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, आज से एक टाइम खाना मिलेगा, सिर्फ पेट्रोलिंग वालों को थोड़ी छूट होगी। पोरिज में पानी ज्यादा डालो, दाना कम, तभी थोड़ा दिन और खींच पाएंगे। लेकिन लोग नाराज होंगे। चांगुआंग बोला, मुझे गाली दे, पर गांव को बचाना है। तियानवू ने ठंडी सांस ली। मैं खुद टीम लेकर फिर से सर्च पर निकलूंगा। इतनी बड़ी सिटी में कुछ तो बचा होगा। जब ये ऑर्डर गांव में फैला तो हलचल मच गई। एक आदमी, मेंग छुआन, गुस्से से बोला, अब तो सिर्फ पानी पीना बाकी है। त्यानवू से अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ क्यों नहीं देता चीफ बनना? कुछ लोगों ने उसे टोका भी, वो ना होता तो गांव बचता नहीं। लेकिन मेंग छुआन धीरे से कान में फुसफुसाया, मुझे खुद देखा है, वो खाना छुपा रहा था, अकेले में कहीं ले जा रहा था। अब अफवाहें हवा की तरह फैलने लगी। भूख से परेशान गांव में ये शक और डर की चिंगारी जैसी थी। उधर त्यानवू खुद सर्च टीम लेकर बर्फ में निकला। वो टियानहाई सिटी में पहले डिलीवरी का काम कर चुका था। उसे सुपरमार्केट्स और होटलों की जगह याद थी। कई दिन की मेहनत के बाद बर्फ में से थोड़े बहुत सामान मिल ही गए। डॉग स्लेज पर 2 ट्रक भर गए। चांगवांग खुशी से बोला, भाई, ये तो बड़ी बात है, कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। गांव त्यानवू थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। अभी रुकना नहीं है। 7-8 किलोमीटर आगे एक और बड़ा स्टोर है,
आज रेस्ट करें, कल सुबह फिर निकलेंगे। बर्फीली शाम थी, ठंड बढ़ रही थी। टीम जल्दी से वापसी के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, गांव तियानवू अपनी टीम के साथ गांव लौट आया। पूरे दिन बर्फ में मेहनत करने के बाद कुछ राशन मिलने से सबके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। गांव पहुंचते ही तियानवू ने श्याओ गुआंग को राशन वेयरहाउस में रखने को कहा और खुद बिना कपड़े उतारे, थकान से चूर, सीधा कंबल ओढ़कर सो गया। लेकिन कुछ ही देर में एक जोरदार गाली सुनाई दी, उठ बे हरामी। फिर उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। उसने आंखें खोली तो पाया कि वो रस्सियों से बंधा हुआ है। सामने मैंगचुआन और कुछ गुस्साए गांव वाले खड़े थे। ये सब क्या है? त्यानवू ने चौंकते हुए पूछा। अब भी पूछ रहा है, सब कुछ जानते हुए भी? मेंग छुआन ने गुस्से में एक लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ गांव वाले उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर का नजारा देखकर त्यानवू की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के मैदान में सैकड़ों मशालें जल रही थीं। बीच में एक बड़ा कड़ाहा रखा था, जैसे कभी त्योहार पर सुअर पकाते थे। उसके सारे भाई, यहां तक कि श्याओ गुआंग भी बंधे हुए घुटनों पर थे। त्यानवू चिल्लाया, तुम लोग कर क्या रहे हो? जवाब में पीठ पर डंडे पड़े। मेंग चुआन चिल्लाया, कई महीने से तुझे झेल रहे थे, आज तेरा हिसाब होगा। शाओगुआंग लहूलुहान हालत में बोला, अगर भाई त्यानवू ना होते तो गांव कब का मिट गया होता। पर अब स्थिति बदल चुकी थी। गांव वालों को लग रहा था कि उनका वक्त आ गया है। अब वो राज करने वाले बन गए थे और त्यानवू बस एक कैदी। कुछ लोगों ने शाओगुआंग के मुंह पर लात मारी, उसके दांत टूट गए। गुस्से से भरे त्यानवू ने कहा, मेंग छुआन, तू चाहता है कि मैं सरपंच ना रहूं? ठीक है, ले ले ये पद, लेकिन हमें छोड़ दे। मेंग छुआन ने घिनौनी हंसी के साथ कहा, अब तू गया बेटा, तुझसे सिर्फ कुर्सी नहीं, जान भी चाहिए। त्यानवे सदमे में था। क्या ये लोग सिर्फ उसे हटाना नहीं, मारना भी चाहते हैं? मैंने तो पूरे साल गांव की रक्षा की, खाना जुटाया, सब कुछ किया, और बदले में ये? कुछ गांव वाले उसके शब्द सुनकर थोड़ा हिचके, लेकिन मेंग छुआन के साथ ही चिल्लाने लगे, तू खुद को भगवान समझता है? और वो अनाज जो तूने चुराया था? तियानवे चीखा, मैंने चोरी नहीं की। वो खाना तो कॉकरोच की समस्या सुलझाने वाले को पेमेंट करने के लिए था। पर मेंग छुआन ने एक जोरदार लात मारी और कहा, अब तेरा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज रात तू मरेगा। ये फैसला हो चुका है। मेंगछुआन की बातों ने गांव तियानवू का दिल पूरी तरह ठंडा कर दिया। वो गुस्से में बोला, मेंगछुआन, तू। लेकिन उससे पहले ही मेंग ने दो जोरदार पंच उसके सीने में मार दिए। तियानवू दिन भर की मेहनत से पहले ही थका था। अब वो काफ कर रहा था और कुछ बोल भी नहीं पाया। आग जलाओ, पानी गर्म करो, इन हरामियों को उबालो ताकि गांव वालों को स्नैक मिल सके, मेंगचुआन ने घमंड से कहा। गांव वाले भूखे थे और जैसे ही ये सुना, सबकी आंखों में भूख छलकने लगी। एक साल बीत चुका था इस तबाही को हुए, अब इंसान को खाना भी अजीब नहीं लगा। जल्द ही किसी ने शाओगुआंग और बाकियों के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। त्यानवू का चेहरा जमीन पर दबा था, कुछ कर नहीं सकता था, बस देख सकता था कि उसका भाई जिंदा उबाला जा रहा है। रुको, उन्हें मत छुओ, मुझे उबालो पर उन्हें छोड़ दो, त्यानवू चिल्लाया। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। मिंग छुआन हंसते हुए बोला, हा शाह हा हा, टेंशन मत ले, सबको मारेंगे, पूरा खानदान साफ। उसी वक्त पास की एक छोटी पहाड़ी पर झांगी और लियांग युए खड़े सब देख रहे थे। लियांग युए का दिल दहल गया, लेकिन वो शांत रही और झांग यी की तरफ देखा। झांग ये आर्म्स फोल्ड करके सब देख रहा था, जैसे कोई मूवी चल रही हो। लेकिन जब उसने त्यानवू की हालत देखी, उसे अपना पुराना दर्द याद आ गया। वो समझ गया कि त्यानवू ने गांव के लिए बहुत कुछ किया था, बस इतनी सी बात उसके लिए काफी थी। लियांग युए ने धीमे स्वर में कहा, झांग यी। झांग यी हल्का सा स्माइल किया और बोला, उन लोगों को बचा लो। लियांग युए तुरंत हवा में गायब हो गई। गांव वाले जैसे ही शाओगुआंग को उबालने वाले थे, तभी एक भयानक झोंका आया। बूम! दर्जनों लोग उड़ते हुए दूर जा गिरे। शाओगुआंग और बाकी नीचे गिरे, पर पानी में नहीं। त्यानवू को यकीन नहीं हुआ, जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो। मिंगछुआन ने डरते हुए छुरी निकाली।
तू कौन है? हमारे गांव के मामले में दखल क्यों दे रही है? लियांग युए ने ठंडे स्वर में कहा। उसे छोड़ दो। मिंग चुआन हड़बड़ाया, लेकिन जवाब देने से पहले ही झांग ही पास आ गया। उसने कहा, तू बहुत सॉफ्ट है। और उसी वक्त मिंग चुआन के सीने से काली टेंटेकल निकली और वो वहीं गिर पड़ा। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, झांगी ने ठंडे लहजे में कहा। लियांग युए ने धीरे से कहा, मैं तो बस बात करना चाहती थी, ये तो आम लोग हैं। हर बेबस इंसान मासूम नहीं होता, झांगी बोला। गांव वाले कांपने लगे, कुछ रोते हुए भाग निकले। झांगी ने रस्सी काटी। त्यानवू उठते हुए बोला, थैंक यू, थैंक यू। झांगी बोला, थैंक्स बाद में, पहले बताओ वो इंसान कौन है जिसने कॉकरोच वाली प्रॉब्लम सुलझाई थी? त्यानवू ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर झांगी से कहा, आपने हमें बचाया है, इसके लिए जान भी मांगोगे तो दूंगा, लेकिन जिसने गांव की हेल्प की उसका नाम मैं नहीं बता सकता। झांगी स्माइल किया। तू उस लेवल का आदमी निकला। ठीक है, बस उससे कहना कि अगर वो हमारी हेल्प करे तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। जब झांगी ने ये कहा और गौ त्यानवू को याद आया कि उसकी जान बचाई गई है, तो उसने झुक कर कहा, ठीक है, पर पहले मुझे उससे पूछना पड़ेगा, प्लीज माफ करना। झांगी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे कोई जल्दी नहीं थी। गौ त्यानवू ने इशारा किया, मैं अपने भाइयों का इंतजाम कर दूं। जितनी जल्दी हो सके, झांगी ने कहा। गौत्यानवू लड़खड़ाते हुए उन्हें कमरे में ले गया, जहां आग जलाकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश की। गांव में खामोशी छाई थी। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। ये सब मंग छुआन की वजह से हुआ। हमें तो माफ कर देगा ना? अगर हम सब माफी मांग लें तो शायद वो हमें छोड़ दे। गांव वाले खुद को दिलासा दे रहे थे। गौत्यानवू बाहर आया और बोला, आप दोनों साधारण लोग नहीं लगते। चलिए, मैं खुद आपको उस दोस्त के पास ले चलता हूं। स्मार्ट है, झांगी ने हल्के से कहा। इसने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया? लियांग युए ने धीरे से पूछा। अब इसकी हालत ऐसी है कि हमें रोक भी नहीं सकता। खुद साथ ले जाकर एहसान जताना चाहता है, झांगी ने समझाया। रास्ते में झांगी ने पूछा, गांव वालों का क्या करोगे? गौत्यानवू ने सिर झुका लिया, फिर बोला, ये सब अनपढ़ लोग हैं। मंगछुआन ने बहकाया था, उसका काम तमाम हो गया, मैं गांव वालों को छोड़ दूंगा। झांगी ने पहले हंसी उड़ाई, पर फिर गौ बोला, पर अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं अब अलग रहूंगा। दिलचस्प इंसान है, झांगी ने सोचा। गौत्यानवू की पर्सनैलिटी उसे अंकल यू जैसी लगी, दयालु पर बेवकूफ नहीं। 3 साल से गांव को बचा पाना आसान नहीं था। चलते चलते दोनों की बातों में दोस्ती सी होने लगी। गौत्यानवू और उसका कजिन दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन उन्हें अपनी असली पावर का अंदाजा नहीं था। झांगी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। अब जब ताकत बढ़ गई थी, तो वह टैलेंटेड लोगों को साथ जोड़ना चाहता था, खासकर टियानहाई सिटी की सुरक्षा के लिए। मेरी एबिलिटी का नाम है 5 डायरेक्शंस जेडी, गौ ने बताया। झांगी चौंक गया। मल्टीपल एबिलिटी वाले लोग बहुत रेयर होते हैं। उसे अब इसमें दिलचस्पी और बढ़ गई। आखिरकार वे एक जमी हुई झील के पास पहुंचे। बर्फ में कुछ छेद थे, शायद मछलियां पकड़ने की कोशिश की गई थी। तुम्हारा दोस्त कहां है? झांगी ने पूछा। गौत्यानवू ने बर्फ पर एक खास पैटर्न में नॉक किया 3 बार। तभी बर्फ के एक होल से बर्फ उड़ती है और एक काले रंग का विशाल जीव बाहर आता है, जिसकी 2 बड़ी आंखें झांगी को घूर रही थीं। क्वैक! झांगी की आंखें धीरे धीरे फैलने लगीं। बर्फ पर दिख रही 2 चमकती आंखों को देखकर वो चौंक गया। रात का समय था और रोशनी कम थी, लेकिन वहां एक बड़ा काला जीव था जिसका सिर गोल था और आंखें ऊपर की तरफ उभरी हुई थीं। झांगी थोड़ा हैरान था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो बड़ा सा क्रीचर बर्फ के नीचे से छलांग लगाकर बाहर आ गया। वाह, शियाओ वू, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। क्या फिर से खाना लाए हो? क्वैक! तुम बहुत अच्छे हो। अगर मेरी बेटी होती तो शायद तुमसे उसकी शादी की सोचता। झांगी अब उस जीव को ठीक से देख पाया। एक विशाल मेंढक जो इंसानों की तरह खड़ा था, पतले हाथ पैर और पूरा कीचड़ से सना हुआ। अजीब लोग या अजीब जानवर? झांगी कंफ्यूज हो गया। अगर इंसान है तो कीचड़ में क्यों रह रहा है, और अगर जानवर है तो इंसानी भाषा कैसे बोल रहा है? लियांग युए भी थोड़ा डर गई और चुपचाप झांगी के पीछे खिसक गई।
मेंढक ने झांगी को देखा और बोला, क्वैक, ये तुम्हारे फ्रेंड्स है। शियावू, बड़े एंटरटेनिंग लग रहे हैं। गांव त्यानवू ने कहा, ये मेरे लाइफ सेवर्स है, इन्हें मदद चाहिए। यही है जो तुम्हें कोकरोच प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहते हैं। मेंढक ने सब सुनकर कीचड़ झटक दी और सामने आया। उसका शरीर थोड़ा फर वाला था, जो उसे ठंड में भी वार्म रखता था। क्वैक, हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हरुकी मुराकामी है, तो मुझे विलेज चीफ भी कह सकते हो। झांगी हंसते हुए बोला, तो तुम एलियन हो, क्योंकि फ्रॉग्स तो ऐसे नाम नहीं रखते। क्वैक, पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंढक बोला। अब मैं सिर्फ विलेज चीफ हूं। झांगी ने मजाक में कहा, तो फिर टोड जी कैसा रहेगा? मेंढक नाराज हो गया। ओह नो, मैं फ्रॉग हूं, टोड नहीं। गांव त्यानवू ने बीच बचाव किया और झांगी से कहा, असल में मैं भी नहीं जानता ये कौन है, शायद इसे खुद लगता है ये फ्रॉग है। झांगी को मेंढक इंटरेस्टिंग लगा। उसने पूछा, तो कोकरोच से निपटने का कोई आइडिया है? मेंढक बोला, क्वैक, कोकरोच बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, चिकन जैसे लगते हैं खाने में। लियांग युए का चेहरा बिगड़ गया और वो दूर खिसक गई। झांगी ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम मदद कर सकते हो तो बताओ, बदले में मैं इनाम दूंगा। मैं त्यानहाई सिटी का किंग हूं। गांव त्यानवू ये सुनकर शॉक हो गया, लेकिन उसके अंदर भी एक डिजायर जगी, शायद वो भी झांगी के साथ जाकर कुछ बड़ा कर सके। वो बोला, सर, अगर त्यानहाई सिटी में कॉकरोच है तो हमें एक चांस दीजिए। उसने मेंढक के कंधे पर हाथ रखा और मेंढक कंफ्यूज हो गया। झांगी ने पूछा, तुम कर पाओगे? गांव त्यानवू चिल्लाया, बस फूट दो, 10 दिन में सिटी के सारे कोकरोच खत्म कर दूंगा। गांव त्यानवू ने झांग यी को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में किस्मत के खिलाफ जंग और ऊपर उठने की चाह झलक रही थी। वो ये मौका खोना नहीं चाहता था। अगर आज झांग यी से नहीं जुड़ा तो शायद कभी किसी ऐसे लेवल के इंसान से मिलने का मौका न मिले। पास बैठा मेंढक हैरानी से उसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, इसमें मेरा क्या रोल है? झांगी ने भौं उठाई, तू? त्यानहाई सिटी में कॉकरोच की बात से झांगी परेशान था। ब्लिजर्ड सिटी से एक्सपर्ट बुलाने पड़ रहे थे, पर यह अजीब सा आदमी सामने खड़ा था, बिना किसी स्पेशल ताकत या फौज के। मेंढक साथ है? झांगी हंसा, मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? गांव बोला, अगर मैं और मेंढक गांव प्रमुख मिल जाएं तो बग से निपट सकते हैं। कॉकरोच कितने भी हों, प्रमुख उनका दुश्मन है। हम भाई भी मदद करेंगे, बस एक बाउल चावल दे दो, इंसेक्ट प्लेग खत्म कर देंगे। झांग यी ने सोचा, ठीक है, एक मौका देता हूं। अगर फेल हुए भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सामान गया। पर अगर सक्सेस हुए तो इन्हें ट्रेन करके सिटी की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। 10 दिन है तुम्हारे पास, खाना हथियार सब मिलेगा। गांव खुशी से बोला, धन्यवाद मिस्टर झांग, पूरी जान लगा दूंगा। झांग ही मुस्कुराया, देखते हैं। सब वापस गांव लौटे। मेंढक ने गांव से कहा, क्वैक, पहले पूछ तो लेते मुझसे। गांव बोला, तू कॉकरोच खाता है ना? अब ढेर सारे मिलेंगे, स्टोर भी कर ले कुछ सालों के लिए। और वो दो लोग देख, झांग और लियांग युए, उनसे उलझना समझदारी नहीं। क्वैक, लगता है बात तो सही है क्वैक। गांव में पहुंचते ही झांगी ने डिफरेंट स्पेस खोली और ढेर सारा सामान निकाल दिया। मेंढक दंग रह गया, क्वैक, ये तो जादू है। झांगी हंसा, ये सुपर पावर है, तू भी म्यूटेट होकर मेंढक बना है तो समझ सकता है। पहली बार ऐसा पावर देखा क्वैक। गांव ने देखा, खाना, हथियार, हीटिंग सप्लाई, 10 दिन नहीं, 15 दिन का सामान था। उसे एहसास हुआ, झांगी सख्त नहीं बल्कि दिलदार है। पर असल में झांग केवल तभी देता है जब सामने वाला यूजफुल हो। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, 10 दिन बाद रिजल्ट चाहिए, कहकर झांग चल दिया। गांव ने ब्रेड का पैकेट खोला और जल्दी से खाने लगा। उसे ताकत चाहिए थी, ताकि भाइयों के साथ मिलकर काम कर सके। अगर यह मिशन पूरा हुआ तो शायद त्यानहाई सिटी में मुझे जगह मिल जाए, मेंढक बोला। रात को अंडरग्राउंड कीड़े आवाज करते हैं, गांव ने गंभीरता से कहा, इसलिए तो हमें चुना गया। तू मेरी मदद करेगा ना? क्वैक, खाना इतना है, मैं क्यों ना करूं। मेंढक ने चिकन लेग उठाया और पूरा निगल गया। क्रंची कॉकरोच फ्लेवर। उसने 3 उंगलियों वाला अंगूठा ऊपर किया। उधर जांगी ने शेल्टर में सबको गांव की बातें बताईं।
फ्रॉग वाले आदमी की बात पर सब हैरान थे, लेकिन कॉकरोच प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी इस पर डाउट था। यांग शिन शिन बोली, अगर वाकई टैलेंटेड निकले तो रख लो टीम में, सिटी को लोग चाहिए। झांग ने कहा, सही कहा, कुछ सामान ही तो खर्च हुआ है, इसे गेम समझ लो। तियानहाई सिटी में दूसरी वेव खत्म ही हुई थी, नई वेरिएंट्स आ गए थे। कोई जरूर पीछे से गेम खेल रहा था। झांग इंतजार कर रहा था, देखे कौन पहले मूव करता है। जल्दबाजी में नहीं पड़ना था, वरना खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती। गांव त्यानवू और उसके भाइयों ने भरपेट खाना खाया। हालांकि पूरे दिन की मेहनत और गांव वालों की मार से वे थक चुके थे, लेकिन गांव त्यानवू और श्याओ गुआंग जैसे लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं। बाकी भाई भी तबाही के बाद से कई कठिनाइयां झेल चुके हैं, इसलिए इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। गांव त्यानवू ने आग जलाई ताकि सबको गर्मी मिले। जैसे ही तापमान बढ़ा, सबको थोड़ा आराम मिला। मेंढक को आग पसंद नहीं आई, वह दूर एक बिस्तर पर जाकर सो गया। आखिर मेंढकों को भी तो हाइबरनेट करना होता है। अगर उसका मूड अच्छा हो तो वह महीनों तक बिना खाए पिए सो सकता है। गांव त्यानवू ने कहा, मैं अब गांव में है नहीं रुकूंगा। इस बार जरूरी है कि हम मिस्टर जांग का काम अच्छे से करें, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। श्याओगुआंग का चेहरा सख्त हो गया। मैं उन धोखेबाजों को माफ नहीं करूंगा। कुछ घंटे पहले ही उसे नंगा करके लगभग उबालने की कोशिश की गई थी। क्रैक! उसने गुस्से में लकड़ी तोड़ी और आग में डाल दी। बाकी भाई भी गुस्से में थे। वे सब नौजवान थे जो जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब जिनकी रक्षा की वही गद्दारी करे, ये बर्दाश्त नहीं होता। शाओगुआंग ने कहा, भाई वो उन सबको मार डालो। सभी ने गांव त्यानवू की तरफ देखा। जैसे उसके इशारे मिलते ही सब तैयार थे। गांव त्यानवू थोड़ी देर चुप रहा। आखिर यही गांव उनका घर था। उसने सोचा, फिर आग में एक और लकड़ी डाली और कहा, जिन्होंने हम पर हाथ उठाया वे नहीं बचेंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? बाहर से एक बुजुर्ग आवाज आई। मैं हूं, चौथे दादा। चौथे दादा और कुछ रिश्तेदार आए। उनके चेहरे पर डर और चापलूसी थी। शाओगुआंग बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर हमको कुछ नहीं पता था। शाओगुआंग ने ऊपर से नीचे सबको देखा। उनमें से दो वही थे जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, हम तो एक ही परिवार हैं, क्यों कोई गलतफहमी होगी। सभी ने राहत की सांस ली। हम तुम्हारा साथ देंगे, कहकर वे चले गए। शाओगुआंग के चेहरे पर एक ठंडी हंसी थी। अभी हम घायल हैं, बदला बाद में लेंगे, कोई नहीं बचेगा। सभी भाई समझ गए और चुपचाप मुस्कुरा दिए। रात भर लोग आते रहे और अपनी बेकसूर होने की कस्में खाते रहे। गांव त्यानवू ने सबको अस्थायी रूप से माफ कर दिया। रात को बारी बारी से पहरा भी दिया गया। सुबह सबने अच्छा विश्राम किया और पेट भरकर खाया। गांव त्यानवू ने अपनी स्टील की सुराही निकाली। सबने थोड़ा थोड़ा पिया। फिर उसने कहा, अब समय आ गया है। जो हमारे खिलाफ था वह अब जिंदा नहीं रहेगा। सुबह सुबह गांव में गोलियों की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में सब वापस आ गए। मेंढक वहीं बैठा था, एक रिकॉर्डर को साफ कर रहा था। गांव त्यानवू ने सभी के कपड़ों पर खून देखा और समझ गया, काम खत्म। अब हमारा इस गांव से कोई रिश्ता नहीं, चलो। शाओगुआंग का शरीर मुड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में वह एक कार बन गया। उसकी शक्ति थी ऑन्टोबॉट और सब उसे टूलमैन कहते थे। गांव त्यानवू ने पूछा, भार सह पाओगे? शाओगुआंग ने कहा, पूरी ऊर्जा में हूं, कोई चिंता नहीं। सामान कार में भरा गया और सब उसमें बैठ गए। चलो, कार स्टार्ट हुई और गांव से बाहर निकल गई। मेंढक भी लंबी छलांग लगाकर उनके पीछे हो लिया। गांव के लोग डरे हुए बाहर निकले। जिनके लोग मारे गए थे वे रोने लगे, गांव त्यानवू को कोसने लगे। लेकिन अब गांव त्यानवू और उसके भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता था।